वेलकम डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आज मैं उनको थोड़ा आपको रिवाइज करवा देती हूँ, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा? कि 1 ग्राम पदार्थ का या 1 ग्राम द्रव्यमान का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जो मात्रा चाहिए उसे ही विशिष्ट ऊष्मा कहा गया। और मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या थी कि जब 1 मोल पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो अपने को ऊष्मा चाहिए या उस पदार्थ को अपन जो ऊष्मा दे रहे हैं वो ही मोलर विशिष्ट ऊष्मा थी। ठीक, अब पढ़ते हैं नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा व नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। किसे कहा जाता है नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा? कि जब पदार्थ का आयतन नियत रखकर नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा दी जाए या नियत आयतन पर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो उसे ही नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा व नियत दाब पर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसे ही नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा। नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, इसको डिनोट करते हैं CV से। C के पैर में V है, V मतलब वॉल्यूम है और V यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है उसको CV से लिखा गया है। विशिष्ट ऊष्मा को C से लिखा था अपन ने लास्ट लेक्चर में, और यहाँ नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसीलिए इसको CV से डिनोट किया है। कि नियत आयतन पर पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसे नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। और सिमिलर नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा होगी उसको CP से डिनोट करेंगे। P मतलब यहाँ प्रेशर है, दाब है, कि नियत दाब रखकर किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जा रही है तो उसे नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। क्लियर? अब अपने को पढ़ना है ठोस की विशिष्ट ऊष्मा। ये तो अपन ने छोटे छोटे डेफिनेशन ऐसे ही बस आगे काम आएंगे तब मैंने बता दी। अपना टॉपिक है वो और ही है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर के बीच किस टाइप का ग्राफ मिलता है उसका अपने को अध्ययन करना है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, कि ठोसों को विशिष्ट ऊष्मा है वो नियत आयतन के संगत ही दी जाती है। क्यों दी जाती है नियत आयतन के संगत? नियत आयतन के संगत इसलिए दी जाती है कि ठोसों को ऊष्मा देने पर उनका आयतन अपरिवर्तित रहता है। ध्यान देना इस पॉइंट पे कि जब ठोसों को ऊष्मा दी जाती है तो उनके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, आयतन है वो एज इट इज रहता है, वैसा का वैसा ही रहता है। इस कारण ठोसों की ऊष्मा का अध्ययन करते हैं तो वो नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा के ही होती है। कि ठोसों को ऊष्मा नियत आयतन के संगत दी जाती है, नियत आयतन के संगत ही ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा होती है। क्यों? क्योंकि जब ऊष्मा देते हैं अपन तो उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, आयतन वैसा का वैसा ही रहता है। इस कारण ठोसों की ऊष्मा है वो नियत आयतन के संगत ही ली जाती है। क्लियर? कि ठोसों को ऊष्मा दी जाती है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन वैसा का वैसा ही रहता है। इस कारण ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो नियत आयतन के संगत ही विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक, अब क्या किया कि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा जिसको अपन CV से लिखते हैं यानी नियत आयतन के संगत विशिष्ट ऊष्मा थी, उस नियत आयतन के संगत विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा गया और वो ग्राफ है वो प्रैक्टिकल रिजल्ट से इस टाइप का मिला। वो इस टाइप का ग्राफ मिला अपने को, इस टाइप का ग्राफ मिला। ठोसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा, सीधा बोल दे विशिष्ट ऊष्मा ठोसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा, तो आपको समझ जाना है कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का जिक्र किया जा रहा है। क्योंकि ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो नियत आयतन के संगत ही होती है, क्योंकि जब इसको टेम्परेचर देते हैं, ऊष्मा देते हैं ठोस को, तब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस कारण ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो नियत आयतन के संगत ही ली जाती है।
जब प्रयोगों के द्वारा ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा CV, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा CV व टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा गया तो वो ग्राफ इस टाइप का मिला कि अति न्यून टेम्परेचर पर, जब टेम्परेचर बहुत ही कम है, जहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू कम है तो उस टेम्परेचर पे तो CV है वो टेम्परेचर की फर्स्ट पावर के समानुपाती थी, CV प्रोपोर्शनल टू T मिला। जब टेम्परेचर में थोड़ी वृद्धि हुई, यानी टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो कम ही, बट इससे ज्यादा है, ये तो बहुत कम टेम्परेचर है, तब अपने को CV है वो T के प्रोपोर्शनल मिला, समानुपाती मिला नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा और तापमान दोनों। जब इससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लिया तो CV है वो टेम्परेचर की थर्ड पावर के समानुपाती मिला, CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब मिला। और हाई टेम्परेचर पे CV की वैल्यू है वो लगभग कांस्टेंट आ रही है, ये ग्राफ देख रहे हो आप, यहाँ से यहाँ जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इधर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो अपनी विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू है वो एक वैल्यू फिक्स हो गई, कांस्टेंट वक्र मिला, एक सीधी लाइन मिल रही है, और वो सीधी लाइन पे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो 3R के इक्वल मिली। सीधी लाइन पे हाई टेम्परेचर पे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो 3R के इक्वल मिली, और लो टेम्परेचर पे विशिष्ट ऊष्मा है वो CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब मिली, और बहुत ही लो टेम्परेचर पे अति न्यून ताप पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है वो CV प्रोपोर्शनल टू T मिली। ये रिजल्ट मिले प्रयोगों के द्वारा, प्रैक्टिकल रिजल्ट है ये कि CV ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन के संगत विशिष्ट ऊष्मा ली जाती है, इसलिए ली जाती है क्योंकि जैसे ठोसों को ऊष्मा देते हैं अपन, उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचा तो इस टाइप का ग्राफ मिला कि जब बहुत ही कम टेम्परेचर था तो CV प्रोपोर्शनल टू T मिला, और टेम्परेचर के मान में थोड़ी और वृद्धि की, टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज की अपन ने, तो CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब मिला, थर्ड पावर के समानुपाती मिली, और टेम्परेचर की वैल्यू और ज्यादा की तो CV की वैल्यू है वो कांस्टेंट आई। यहाँ वक्र से देख सकते हो कि ये कांस्टेंट वक्र मिल रहा है, और ये वैल्यू 3R के इक्वल मिली। ये तो रिजल्ट हैं प्रैक्टिकल। इससे अपन ने ये तीनों देख लिए कि हाई टेम्परेचर पे CV की वैल्यू 3R के इक्वल, और लो टेम्परेचर पे CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब, एंड और ही कम टेम्परेचर था तो वहां CV प्रोपोर्शनल टू T मिला। अब ये तो मिल गए प्रैक्टिकल रिजल्ट, अब इनको थ्योरी से भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तभी तो ये वेरीफाई होंगे। तो इनको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए, तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा CV और इस टेम्परेचर के बीच जो वक्र खींचा गया है, इस वक्र को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने तरीके से अलग अलग काम किया। तो सबसे पहले आया ड्यूलॉग व पेटिट, उसने अपने तरीके से समझाया, वो आधे वक्र को समझा पाया, आधे को नहीं समझा पाया, फेल हो गया। फिर आया आइंस्टीन और फिर आया डिबाई। तो ये तीनों साइंटिस्ट आएंगे, ये ही इस वक्र को समझाने की कोशिश करेंगे, दो तो फेल हो जाएंगे और एक अच्छे से समझा देगा। ठीक है, तो आओ अपन एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ड्यूलॉग व पेटिट का नियम। तो ये वाला आप वक्र ड्रॉ कर लेना, और नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा और नियत दाब की विशिष्ट ऊष्मा है उनकी भी डेफिनेशन लिख लेना कि जब नियत आयतन पर ऊष्मा, जब पदार्थ का आयतन नियत रखकर ऊष्मा दी जा रही है तो वो नियत आयतन के संगत विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, और जब नियत दाब पर ऊष्मा दी जाती है तो वो नियत दाब के संगत ही विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इनको CV एंड CP से डिनोट करते हैं। फिर ठोसों को ऊष्मा है वो नियत आयतन के संगत ही होती है, क्योंकि ठोसों को ऊष्मा देने पर उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर। अब इसके बाद बढ़ते हैं इस वक्र को समझाने के लिए। सबसे पहले आएगा साइंटिस्ट ड्यूलॉग व पेटिट। ड्यूलॉग व पेटिट का नियम। ड्यूलॉग व पेटिट का नियम, ये है फर्स्ट लॉ। सबसे पहले ये साइंटिस्ट आया तो इसने क्या बताया, इसने अपना एक स्टेटमेंट पास किया कि ठोस के सभी परमाणु हैं वो स्वतंत्र दोलक की भांति व्यवहार करते हैं।
इसने क्या कहा कि ठोस के सभी परमाणु हैं वो स्वतंत्र दोलक की भांति व्यवहार करते हैं, स्वतंत्र दोलक की भांति व्यवहार करते हैं मीन्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में तीनों डायरेक्शन में वो घूम सकते हैं। ठीक, ठोस के परमाणुओं को उनके कंपन है वो 3D में मान लिए इसने। और क्या बताया इसने, सीधा कहा कि ठोस की नियत आयतन के संगत विशिष्ट ऊष्मा है उसकी वैल्यू है वो CV = 3R होती है। दो बात बता दी, एक तो ये कहा कि ठोस के सभी परमाणु हैं वो स्वतंत्र आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करते हैं। दूसरा इसने कहा कि ठोसों के लिए नियत आयतन के संगत विशिष्ट ऊष्मा है वो 3R के इक्वल होती है। इसने ये नहीं बताया कि हाई टेम्परेचर पे 3R के इक्वल होती है या लो टेम्परेचर पे होती है या उससे भी लो टेम्परेचर पे होती है। सीधा अपना स्टेटमेंट पास कर दिया कि ठोसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा है वो 3R के इक्वल होती है, इतना ही बता दिया। अब इसको ये प्रूफ कैसे करेगा वो भी अपने को देखना है कि CV = 3R है वो कैसे होती है। तो अब ये डुलोग और पेटिट इसको प्रूफ करेगा कि CV = 3R है वो होती कैसे है एक्चुअली, वो अपने को देखना है। इसके लिए इसने ये कहा कि क्लासिकल फिजिक्स में परमाणु अपनी माध्य स्थिति के प्रति कंपन करते हैं। परमाणु है वो अपनी माध्य स्थिति के प्रति मान लिया कि ये माध्य स्थिति है उसकी और माध्य स्थिति के प्रति ऐसे ऐसे कंपन कर रहे हैं। ठोस क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार इसने क्लासिकल फिजिक्स को काम में लिया है डुलोग और पेटिट ने कि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार चीज सम्मत भौतिकी के अनुसार या चीज सम्मत सिद्धांत के अनुसार ठोस के सभी परमाणु अपनी माध्य स्थिति के प्रति कंपन करते हैं। ठीक, माध्य स्थिति के प्रति कंपन करते हैं तो ऊर्जा समविभाजन नियम से ये होता है, ऊर्जा समविभाजन नियम ये कहता है कि हर एक परमाणु की हर स्वतंत्रता की कोटि के संगत प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संगत औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू ½ kT होती है, वह औसत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी ½ kT होती है। औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं उसको, वो ½ kT होती है और औसत स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं जिसको, उसकी वैल्यू भी ½ kT होती है। ½ kT औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू होती है एंड ½ kT औसत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होती है। ये कब होती है? जब स्वतंत्रता की कोटि है वो अपनी 1 है। ठीक, हर कण के लिए ऊर्जा समविभाजन नियम ये कहता है कि प्रत्येक कण के लिए ऊर्जा समविभाजन नियम के अकॉर्डिंग होती है ये। ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार प्रति कण प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के संग के लिए औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू ½ kT व औसत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू ½ kT होती है। आपको लिखना ये है कि ऊर्जा समविभाजन नियम के अनुसार प्रति स्वतंत्रता की कोटि के लिए औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू ½ kT व औसत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू ½ kT होती है। औसत गतिज ऊर्जा आ गई, औसत स्थितिज ऊर्जा आ गई, तो कुल औसत ऊर्जा निकालें तो कुल औसत ऊर्जा की वैल्यू, कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम के इक्वल होती है। इन दोनों को जोड़ के लिख लें वही तो आएगी। तो गतिज ऊर्जा की वैल्यू ½ kT और स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी ½ kT, तो आधा और आधा 1 kT हो गया। तो प्रति कण हर स्वतंत्रता की कोटि के लिए जब स्वतंत्रता की कोटि 1 हो तो औसत ऊर्जा की वैल्यू अपने को मिली kT। ये ऊर्जा समविभाजन नियम कहता है कि चीज सम्मत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक परमाणु अपनी माध्य स्थिति के प्रति कंपन करता है तो उसके लिए एक स्वतंत्रता की कोटि के संगत औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू ½ kT व औसत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी ½ kT होती है। तो कुल औसत ऊर्जा की वैल्यू गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी मीन्स kT होगी। ठीक, जब स्वतंत्रता की कोटि 1 हो। जब स्वतंत्रता की कोटि F हो, मान लिया कि अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो उसके लिए औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू है वो F/2 kT व औसत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू है वो F/2 kT होती है। ठीक, जितनी स्वतंत्रता की कोटि होगी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा आपको कि एक स्वतंत्रता की कोटि होगी तो ½ kT
एंड हाफ के टी आई दोनों की। तो स्वतंत्रता की कोटि कितनी भी हो सकती है, तो स्वतंत्रता की कोटि एफ है, मान लिया कि अपन ने एफ है, एफ की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड स्टो जो भी है कितनी भी हो सकती है, कि एफ स्वतंत्रता की कोटि हो तो उसके लिए औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू एफ बाई 2 के टी एंड औसत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू एफ बाई 2 के टी होती है। तो यहाँ कुल औसत ऊर्जा की वैल्यू होगी वो एफ के टी के इक्वल आएगी। आई ठीक है यहाँ तक। यहाँ अपन ने क्या माना कि ठोस का परमाणु है, ठोस का परमाणु है वो स्वतंत्र दोलन कर रहा है। ड्यूलो पेटिट ने कहा कि ठोस का प्रत्येक कण है वो स्वतंत्र दोलन कर रहा है, यानी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में गमन कर रहा है। उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी उस पर लिमिटेशन नहीं लगाई हुई कि वो इसी एक्सिस में गमन करेगा, इसी एक्सिस में गति कर रहा है। ठीक, यहाँ ड्यूलोग और पेटिट बोला है कि ठोस का परमाणु है वो स्वतंत्र दोलन कर रहा है, यानी उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो गई, वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों में किधर भी जा सकता है, एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है, यानी स्वतंत्रता की कोटि हो गई यहाँ पे 3। स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है कि कम से कम उन वेरिएबल्स की संख्या होती है जो अपने को सिस्टम को समझाने के लिए चाहिए, यानी कम से कम संख्या होनी चाहिए जिससे कि अपन उसकी स्थिति को अच्छे से समझा दें। तो यहाँ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में कहीं भी जा सकता है वो कण, तो यहाँ स्वतंत्रता की कोटि है वो 3 होगी। मीन्स यहाँ एफ की वैल्यू है 3 है ठोस के प्रति परमाणु के लिए। ठीक, तो यहाँ एफ की जगह अपन 3 पुट कर ले, तो आओ करते हैं। तो औसत ऊर्जा की वैल्यू मिली है वो मिली है अपने को 3 kT, ये मिल गई औसत ऊर्जा की वैल्यू। ये आई है हर एक कण के लिए। कण तो कितने भी हो सकते हैं ना, ठोस में बहुत सारे कण हो सकते हैं, बहुत सारे कणों से मिलकर तो बना है जो भी है अपनी बॉडी ठोस है वो। तो यहाँ एक कण के लिए 3 kT है ये, तो बहुत सारे कण हो सकती हैं। अगर अपन प्रति मोल निकालना चाहे तो प्रति मोल औसत ऊर्जा, प्रति मोल औसत ऊर्जा इक्वल टू 3 kT। प्रति मोल औसत ऊर्जा 3 kT। ठीक है, इसको ही लिखा है यू से डिनोट किया इसको, प्रति मोल औसत ऊर्जा 3 kT। और एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है 6.62 नहीं, एक मोल में कणों की संख्या 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ये होती है मोल में कणों की संख्या। इसको Na से भी लिख सकते हैं, ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर ही होती है एक मोल में कणों की संख्या। ठीक, फिर और के यहाँ अपना बोल्ट्जमान नियतांक है। ये आगे प्रति मोल औसत ऊर्जा। अपने को निकालना क्या है, विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, जो कि अपन जानते हैं कि नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है, वो डेफिनेशन होती है इसकी CV इक्वल टू du/dt होती है। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा CV इक्वल होती है du/dt। ये T यहाँ टेम्परेचर है, ये है U है वो प्रति मोल औसत ऊर्जा है जिसकी वैल्यू अपने पास है, ये है कैलकुलेट कर ली। अब इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट अवकलन कर लें, तो आओ d/dt U की वैल्यू पुट करो यहाँ 3Na K और T, 3 कांस्टेंट है, Na की वैल्यू कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान नियतांक भी कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू होती है Kb से भी लिख सकते हो आप 1.38 इंटू 10 की पावर -23 मीटर स्क्वायर Kg डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर इंटू केल्विन, ये होती है बोल्ट्जमान नियतांक की वैल्यू। तो अब इसका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो क्या मिला 3Na Kb तो बाहर आ जाएगा और T का हो गया 1। और Kb इक्वल टू क्या होता है, अपन ये भी जानते हैं कि Kb इक्वल टू होता है R/Na, जहाँ R है वो गैस नियतांक है, तो Kb इंटू Na क्या, Kb मल्टीप्लाइड बाय Na किसके इक्वल मिला, R के इक्वल मिला। तो यहाँ जो Kb इंटू Na आ रहा है उसकी जगह अपन R पुट कर लें, तो क्या मिला 3R।
CV इक्वल टू 3R। ये ड्यूलोग एंड पेटिट ने इतना तो प्रूव कर दिया कि CV इक्वल टू 3R होती है। ड्यूलोग और पेटिट ने इतना तो बता दिया कि CV इक्वल टू 3R होती है, बट इसने ये नहीं कहा कि हाई टेम्परेचर पे मिली है, लो पे मिली है या उससे भी लो पे मिली है, इसके बारे में इसने कोई जिक्र नहीं किया। यानी ये सक्सेसफुली नहीं समझा पाया। और अपन ने वहां वक्त से ये भी तो देखा था, उस वक्त में अपन ने ये भी तो देखा था कि CV है वो एक बार तो अपने को प्रोपोर्शनल टू T क्यूब मिला था। कब मिला था? जब अपना टेम्परेचर है वो लो था, निम्न ताप पे विशिष्ट ऊष्मा तापमान की तृतीयघात के समानुपाती आई थी, और उससे भी लो टेम्परेचर पे CV प्रोपोर्शनल टू T मिला था। इनके बारे में ड्यूलोग और पेटिट ने कुछ भी नहीं कहा, यानी इसका नियम है वो फेल हो गया। आधा ही समझाया ना इसने। CV इक्वल टू 3R है, ये तो ठीक है, हाई टेम्परेचर पे मिला है, बस इन दोनों के बारे में तो ड्यूलोग और पेटिट ने कुछ कहा ही नहीं। मीन्स ये ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का टेम्परेचर के साथ जो वक्र मिला था प्रायोगिक, उसको नहीं समझा पाया। ये इसकी कमी है। कमी क्या है? इसने ठोस के सभी परमाणुओं को स्वतंत्र दोलक की तरह माना, और इसने निम्न ताप पर विशिष्ट ऊष्मा और टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं समझा पाया। इस कारण ये नियम है फेल माना गया। ठीक, इसने क्या क्या लिया? सबसे पहले इसने ठोसों के सभी परमाणुओं के कंपन है वो स्वतंत्र आवर्ती दोलक की भांति माने, और इसने चीर सम्मत सिद्धांत को काम में लिया। उसके अनुसार ये कहा कि हर एक स्वतंत्रता की कोटि के संगत किसी कण की, प्रत्येक कण की हर एक स्वतंत्रता की कोटि के संगत औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू हाफ KT व औसत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी हाफ KT होती है। औसत गतिज ऊर्जा और औसत स्थितिज ऊर्जा दोनों की वैल्यू हाफ KT बताई, और कुल ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग से मिलकर बनी होती है। तो कुल ऊर्जा की वैल्यू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा अपन ने देखा कि वो KT के इक्वल मिली, वो औसत ऊर्जा थी। ठीक, फिर इसने क्या किया कि ठोस के परमाणु हैं वो 3D में कंपन कर रहे हैं, X, Y, Z तीनों डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो वहां स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी? 3 होगी। तो ऊर्जा समविभाजन नियम से ये जानते हैं कि औसत गतिज ऊर्जा की वैल्यू F/2 KT व औसत स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू F/2 KT होती है। तो कुल ऊर्जा की वैल्यू अपने को वहां से मिली F KT। यहाँ ठोस के परमाणुओं की 3 कोटि हैं, तो F की जगह अपन ने 3 पुट कर लिया, 3 KT मिली। अब प्रति मोल बात करेंगे तो 3 Na KT आया, और Kb इंटू Na है कि यहाँ वोल्टजमान नियतांक है, उसको अपन ने गैस नियतांक के इक्वल रखा, और फिर विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से CV इक्वल टू du/dt किया, तो अपने को CV इक्वल टू 3R मिला। ये जो रिजल्ट है ड्यूलोग और पेटिट का वो हाई टेम्परेचर पे है। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा और ताप के बीच में जो वक्र मिला था वो हाई टेम्परेचर पे CV इक्वल टू 3R रिजल्ट दे रहा था, बट लो एंड उससे भी लो टेम्परेचर पे CV प्रोपोर्शनल टू T और CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब मिला था। इसके बारे में ड्यूलोग और पेटिट ने कुछ भी नहीं बताया। मीन्स ये नियम है वो उसका फेल माना गया। क्लियर? अब इसके बाद आएगा एक साइंटिस्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन मॉडल है। अब देखते हैं कि आइंस्टीन ने क्या क्या काम में लिया, और फिर आइंस्टीन अच्छे से समझा पाया कि नहीं समझा पाया, वो भी देखेंगे। आइंस्टीन ने भी कुछ कॉन्सेप्ट काम में ले। इसने तो ऊर्जा सम्मत सिद्धांत के अनुसार दोनों परमाणु के कंपन है वो 3D में माने, और एक ऊर्जा समविभाजन नियम काम में लिया है। 2 चीज काम में ली। अब आइंस्टीन क्या क्या काम में लेगा वो भी देखना है। सेकंड आया आइंस्टीन मॉडल। क्या आइंस्टीन का नेम भी लिख सकते हो? आइंस्टीन ने कुछ अभिधारणाएं काम में ली। क्या क्या अभिधारणाएं काम में ली वो आप नोट कर लेना नोटबुक में साथ साथ। इसने भी ठोस के सभी परमाणुओं के कंपनों को स्वतंत्र माना। ठोस के सभी परमाणुओं के कंपनों को स्वतंत्र माना, और ये कहा कि वो एक दोलक की भांति व्यवहार करती हैं। ठोस के सभी परमाणुओं के कंपनों को स्वतंत्र माना, और ये कहा कि वो एक दोलक की भांति व्यवहार करते हैं, और इन दोलकों की आवृत्ति है वो एक समान होती है। ठीक, ये बात बताई इसने कि ठोस के सभी परमाणु हैं वो स्वतंत्र आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करते हैं, और उनकी आवृत्ति है वो एक समान होती है। इन दोलकों का ऊर्जा वर्णक्रम वक्र है वो सतत नहीं होता, विभक्त होता है। ऊर्जा वर्णक्रम वक्र
कंटिन्यूस न होकर डिस्क्रीट होता है, सतत न होकर विभक्त होता है, न होकर विभक्त या विविक्त बोल सकते हैं, विविक्त होता है। और इन दोलकों की ऊर्जा है वो En इक्वल टू NH न्यू। ये क्लासिकल क्वांटम फिजिक्स काम में ले गया यहाँ पे। En इक्वल टू NH न्यू इन दोलकों की ऊर्जा होती है। उसने तो क्लासिकल फिजिक्स को काम में लिया, इसने En इक्वल टू NH न्यू लिया है यहाँ पे, यानी क्वांटम फिजिक्स लगाएगा ये। और n की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक, इन दो ठोस के सभी परमाणु हैं वो स्वतंत्र आवर्ती दोलक की भांति व्यवहार करते हैं और इन दोलकों की आवर्ती है वो एक समान होती है। इन दोलकों का ऊर्जा वर्ण क्रम सतत न होकर विभक्त होता है और इनकी ऊर्जा है वो En इक्वल टू NH न्यू से दी जाती है। ठीक, और इनकी औसत ऊर्जा है इसके लिए ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी को काम में लेगा और इनकी ऊर्जा मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से दी जाती है या मैक्सवेल बोल्ट्जमान नियम के अनुसार दी जाएगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान नियम के अनुसार दी जाएगी। और फिर इसने कहा कि किसी भी ऊर्जा अवस्था में कण के पाए जाने की प्रायिकता है वो e की पावर माइनस बीटा EI के समानुपाती होती है। किसी EI ऊर्जा अवस्था में कण के पाए जाने की प्रायिकता है वो e की पावर माइनस बीटा EI के समानुपाती होती है। ये कुछ एक कॉन्सेप्ट काम में ली है और इनके बेस पे ये काम करेगा और फिर देखेगा कि इसका रिजल्ट है वो किस फॉर्म का मिला, कितना सही मिला है, कितना गलत मिला है। वो अपन दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशन करके देखेंगे और फिर पता चल जाएगा कि ये कितना सही रहा, कितना गलत रहा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।